एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज फिर से मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सातवाहन राजवंश। आंध्र सातवाहन जिन्हें बोला जाता है, तो सातवाहन राजवंश के बारे में आज हम बात करेंगे। उनका इतिहास कैसा रहा है और उनके इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से हमें सातवाहन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उनके धर्म के बारे में और कौन कितने शासक इस राजवंश में हुए हैं उनके बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सातवाहन राजवंश की उत्पत्ति जो है के जो विषय है उत्पत्ति का, कि कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई। कुछ स्रोत हैं काफ़ी जो सातवाहन राजवंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, जैसे कुछ अभिलेख, कुछ सिक्के, कुछ स्मारक, मतलब जो उनके द्वारा बनवाए गई जो इमारतें थी उनसे भी हमें उनके समय की, उनके उस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले उनकी जो राजधानी थी, सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान या अमरावती। आम भाषाएं जो उस टाइम की जो भाषाएं थी वो थी प्राकृत और संस्कृत, और दक्षिण में थी मध्य द्रविड़ भाषा। उनका जो धर्म था वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को भी उन्होंने संरक्षण दिया था। स्थापना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। इस राजवंश की उत्पत्ति जो है निश्चित है, लेकिन पुराणों के अनुसार उनके पहले राजा ने कर्ण वंश को उखाड़ फेंका। जो उनके पहले राजा हैं, जो सिमुख हैं, जिनकी हम बात करेंगे, जो इस वंश के संस्थापक भी रहे हैं, उन्होंने कर्ण वंश के जो शासक थे उनको ख़त्म करके उनको उखाड़ फेंका था और अपने वंश की नींव रखी थी। और मौर्यों के बाद के युग में सातवाहनों ने दक्षिण क्षेत्र में शांति स्थापित की थी और विदेशी आक्रमणकारियों के हमले का विरोध किया था, ऐसा ही कहा जाता है। सातवाहनों ने सबसे पहले जो शीशे के सिक्के चलाए, इन्होंने ही चलाए। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके समय के कुछ अभिलेख हैं, जैसे नगनिका का नानाघाट अभिलेख, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित है यह लेख, नगनिका का नानाघाट। इससे हमें जो नगनिका का जो नासिक लेख है, इससे हमें जो सातकर्णी प्रथम थे, जो सातवाहन वंश के एक राजा हुए हैं सातकर्णी प्रथम, उनकी उपलब्धियों का ज्ञान हमें इस अभिलेख से प्राप्त होता है। और एक और अभिलेख हमें जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख से। एक अभिलेख और है इनका, जो थर्ड अभिलेख है वो है गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख। फिर है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहा लेख। एक अभिलेख और है यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहा लेख। इन सभी अभिलेखों से हमें आंध्र सातवाहन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो अभिलेख हैं ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। सातवाहन राजाओं के लेखों के साथ साथ हमें बहुत सारे स्थानों से, जो सातवाहन राजा थे उनके बहुत संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनसे इनके जो अध्ययन करते हैं, जब हम सिक्कों के अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि उनके राज्य विस्तार, धर्म, व्यापार, वाणिज्य, उन सभी के बारे में हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है। क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो हम उनसे अनुमान लगाते हैं कि उन क्षेत्रों पर इन राजवंशों का शासन रहा होगा। ऐसी जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। इनके जो सिक्के थे, सातवाहनों के जो सिक्के थे वो शीशे, तांबा, पोटीन, जैसे तांबा, जिंक, सीसा, टिन मिश्रित धातु के जो बने होते थे, उनसे ढलवाए गए थे। और इनके सिक्कों पर कुछ आकृतियां भी हमें प्राप्त होती हैं। कुछ आकृतियां हमें सातवाहन राजाओं के जो सिक्के थे उन पर मिली हैं, जैसे कि वृष, गज, सिंह, अश्व, पर्वत, जहाज, चक्र, स्वास्तिक, कमल, त्रिरत्न, उज्जैन चिन्ह, तो क्रॉस से जो जुड़े चिन्ह होते हैं, 4 वाले क्रॉस जो होता है, उससे जो चिन्ह होते हैं, उनका अंकन हमें इनके सिक्कों पर प्राप्त होता है। देख लेते हैं। 3वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इनके समय में सातवाहन अपने शासकों की छवियों के साथ भारतीय राज्य के सिक्के के शुरुआती जारी करता थे। इन्होंने अपने शासकों की छवियों के साथ में सिक्के ढलवाई, उन पर उनकी आकृति, अपने जो शुरुआती उनके राजा हुए हैं उनकी आकृतियाँ बनवाते थे।
उन्होंने एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण किया जो भारत गंगा के मैदान से भारत के दक्षिणी सिरे तक व्यापार और विचारों और संस्कृति के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी समर्थन दिया और प्राकृत साहित्य को संरक्षण दिया। मूल उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। सातवाहनों की जो उत्पत्ति की तिथि है, स्थान है, साथ ही राजवंश के नाम का अर्थ इतिहासकारों के बीच में एक बहस का विषय है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मतभेद है। इनमें से कुछ बहसें क्षेत्रवाद के संदर्भ में हुई है, जैसे कि वर्तमान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना को सातवाहनों की मूल मातृभूमि के रूप में विभिन्न रूप से दावा किया गया है। ऐसा कहा गया है कि वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वही सातवाहनों की मातृभूमि थी, वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा मतलब माना जाता है। लेकिन पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन या आंध्र जटिया नामों के उपयोग ने कुछ विद्वानों जैसे कि इजे रैप्सन और आरजी भंडारकर को यह विश्वास दिलाया है कि इस राजवंश की जो उत्पत्ति है वो पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में, जिसे ऐतिहासिक आंध्र क्षेत्र कहा जाता है फिलहाल वर्तमान में, उसमें हुई थी, ऐसा ये मानते हैं। आंध्र सातवाहन, इसलिए इस राजवंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कथा, रानोसिरी, असर नाम के सिक्के पाए गए हैं। पुरालेख शास्त्री और मुद्रा शास्त्री पीवीपी शास्त्री ने शुरू में चिमुका को राजवंश के संस्थापक सिमुका के साथ पहचाना था। जो इन्हें सातवाहन वंश के कुछ सिक्के मिले हैं उन पर नाम मिला था चिमुका सातवाहन वंश। तो उन्होंने जो चिमुका सातवाहन वंश था उसकी जो पहचान की है वो सिमुक से की है, जो सातवाहन राजवंश के जो संस्थापक हुए हैं सिमुक, उससे उनकी पहचान की। सिमुक के उत्तराधिकारी कान्हा और सातकर्णी प्रथम कोटी लिंगला में भी खोजे गए। इन खोजों के आधार पर अजय मित्र शास्त्री, डी.आर. रेड्डी, एस. रेड्डी, शंकर आर. गोयल जैसे इतिहासकारों ने सिद्धांत दिया है कि ये जो कोटी लिंगला सातवाहनों का मूल घर था, जो कोटी लिंगला है वो सातवाहनों का मूल घर था, ऐसा ये कहते हैं। प्रादेशिक विस्तार की बात करते हैं। इनके जो साम्राज्य का विस्तार हुआ, सातवाहन क्षेत्र में उत्तरी दक्षिण क्षेत्र शामिल था जो वर्तमान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ था। लेकिन कई बार उनका जो शासन है वो वर्तमान गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक भी फैला था, ऐसा माना गया है, देखा गया है। तो नासिक प्रशस्ति जो गौतमी बलश्री की जो माँ थी उनके द्वारा जारी किया गया एक शिलालेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का दावा है कि उसके बेटे ने एक व्यापक क्षेत्र में अपना राज्य फैलाया था और गुजरात के उत्तर में, उत्तरी कर्नाटक दक्षिण में यह स्पष्ट नहीं है कि इन दावा किए गए क्षेत्रों पर गौतमी पुत्र का प्रभावी नियंत्रण था या नहीं। किसी भी मामले में ऐतिहासिक साक्ष्य ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रहा। जो ये क्षेत्र थे ये लंबे समय तक नियंत्रण में नहीं रख सके इन क्षेत्रों को। लेकिन इसके अलावा यह क्षेत्र निरंतर नहीं था। इस क्षेत्र के कई क्षेत्र शिकारी और अन्य आदिवासी समुदायों के नियंत्रण में रहे। सातवाहन राजधानी समय के साथ बदलती रही। इन्होंने अपनी राजधानी को समय समय पर चेंज करते रहे ये। लेकिन जो शिलालेख गौतमी पुत्र को बेन काटक के स्वामी के रूप में वर्णित करता है, जो शिलालेख है, यह सुझाव देता है कि उनकी राजधानी का नाम था, कि यह जो है उनकी राजधानी का नाम था। लेकिन टालमी ने प्रतिष्ठान जो आधुनिक पैठन है उसको पुलमावी की राजधानी के रूप में वर्णित किया है। सातवाहन वंश के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम मतलब अपनी माता का जो नाम है उसको लगाते थे। अपनी माता के नाम से अपने नाम को बाद में जोड़ते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी के जो पुत्र थे वो सातकर्णी थे। तो मात्र सत्तात्मक, माता को ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया जाता था, ऐसा माना जाता है। मात्र सत्तात्मक परिवार था, ऐसा मानते हैं कि सातवाहन राजवंश जो है माता का काफ़ी सम्मान करता था, माताओं को ऊंचा स्थान देता था। लेकिन अन्य समय में सातवाहनों की राजधानियों में अमरावती, धरणीकोटा या जुन्नार शामिल थे। अब इनके शासन प्रबंध के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका शासन प्रबंध कैसा रहा है।
सातवाहनों ने शास्त्रों के प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया और उनकी सरकार मौर्यों की तुलना में कम शीर्ष भारी थी। इसमें कई स्तरों के सामंत शामिल थे। राजन, वंशानुगत शासक राजाओं, शूद्र राजकुमारों ने भी अपने नाम के सिक्के चलाए। महारथी वंशानुगत स्वामी जो अपने नाम पर गांव दे सकते थे, शासक परिवार के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखते थे। महाभोजसी, महासेनापति पुलमावी द्वितीय के तहत सिविल प्रशासक पुलमावी फोर्थ के तहत एक जनपद के राज्यपाल थे। और महातलवर, महान चौकीदार, शाही राजकुमारों को प्रांतों के वायसराय के रूप में नियुक्त किया जाता था। सातवाहन वंश के जितने राजा हुए हैं उनके नामों के बारे में हम देख लेते हैं। इसी प्रकार जो सिक्के और अभिलेखों से ज्ञात जो हमें कुछ राजा हैं वो ऐसे भी हैं जिनके जो नाम है वो पुराणों की सूची में हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन जो हमें नाम प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो राजा हुए थे सातवाहन वंश के वो हुए थे सिमुक या सिमुका, जो 100 ईसा पूर्व से पहले। फिर होते हैं कन्हा, थर्ड होते हैं सातकर्णी प्रथम, फिर होते हैं सातकर्णी द्वितीय। लेकिन जैसे जागीरदार सातवाहन राजाओं के साथ जो क्षत्रप अंतराल था वो थे नहपान, गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलुमावी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी और शिवश्री पुलमावी। ये सभी जो हैं फिर आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, विजय सातकर्णी। दक्षिण पूर्वी दक्षिण के जो क्षेत्रीय शासक हुए हैं वो हुए हैं चंद्रश्री पुलमावी द्वितीय, अभीरा ईश्वर सेन, माधरी पुत्र सका सेन और हरित पुत्र सातकर्णी। ये सभी सातवाहन शासकों की सूची थी। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हमने सातवाहन वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके साम्राज्य का विस्तार और उन कौन कौन से शासक इस राजवंश में हुए हैं उनके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सातवाहनों से रिलेटेड ही कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे इनके शासकों के बारे में। जो सबसे शक्तिशाली जो अच्छे शासक हुए हैं वो हुए हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, हैव ए गुड डे।